हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जोन, इस फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ देख सकते हैं हाइजन फ्रेस्नेल वेव थ्योरी ऑफ लाइट प्रोपेगेशन। अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ईच पॉइंट in a light source sends out wave in all direction, thus setting ether particle in vibrations। जो लाइट का वेव थ्योरी है उसके अनुसार प्रत्येक पॉइंट पे जो लाइट का सोर्स होता है वो वेव को क्या करती है, सभी दिशाओं में सेंड करती है। ठीक है, इस प्रकार जो क्या होता है, जो इथर पार्टिकल जो होता है वो क्या आ जाती है, वाइब्रेटिंग में आ जाती है, वाइब्रेशन में आ जाता है। द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल इथर पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अब जो क्या है, जो इथर पार्टिकल है वो सेम फेज में क्या करने लगती है, वाइब्रेटिंग करने लगती है लगातार, और इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं फेज वेव फ्रंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट सेंड्स आउट सेकेंडरी वेवलेट्स। जो हाइजन प्रिंसिपल के अनुसार क्या होती है, प्रत्येक पॉइंट पर, ठीक है, वेव फ्रंट के प्रत्येक पॉइंट पर सेकेंडरी वेवलेट सेंड होती है। ठीक है, फ्रेस्नेल assumed that the wavelets are in a position to interfere and the resultant intensity of light at any point is the result of interference of these wavelets। That means फ्रेस्नेल ने अज्यूम किया कि जो वेवलेट्स है वो इंटरफेयर के पोजीशन में है, और जो क्या होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है लाइट के लिए किसी भी पॉइंट पे, वो इन वेवलेट्स के लिए क्या होती है, रिजल्ट ऑफ इंटरफेयर होती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू द वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट के कारण किसी भी पॉइंट पे हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब फ्रेस्नेल डिवाइडेड द वेव फ्रंट इनटू ए नंबर ऑफ जोन कॉल्ड हाफ पीरियड जोन। अब फ्रेस्नेल ने क्या किया, जो वेव फ्रंट है उसको अनेकों नंबर में डिवाइड कर दिया, अनेकों जोन नंबर में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ पीरियड जोन बोलते हैं। हम लोग फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जोन में क्या करते हैं, जो क्या होती है इंटेंसिटी होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे हाफ पीरियड जोन को। ठीक है, लेट ए बी सी डी बी ए प्लेन वेव फ्रंट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लोग यहाँ देख सकते हैं ए बी सी डी, ये क्या है, ए बी सी डी जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट का क्या है, वेव फ्रंट है, जिसका क्या होता है, वेवलेंथ यहाँ लैम्डा है, जिसका वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ लैम्डा है, और इसका वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, जो क्या करती है, लेफ्ट से राइट क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, लेट पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट एट विच द इफेक्ट ऑफ द इंटायर वेव फ्रंट इज टू बी फाउंड। अब देखो इसके बीच में क्या है, एक पॉइंट है, पी पॉइंट है, और जो पी पॉइंट है, यहाँ पर जो पी पॉइंट लिया गया है वो क्या है, वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, जो जिसके इफेक्ट से क्या होती है, इंटायर वेव फ्रंट को हम लोग फाउंड करते हैं। ठीक है, इंटायर वेव फ्रंट को हम लोग पाते हैं। ठीक है, लेट अस ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट पी ए परपेंडिकुलर पी ओ, ठीक है, टू द वेव फ्रंट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पी ओ है, यहाँ ओ क्या है, सेंटर है। ठीक है, और ओ से पी को हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलरली पी ओ के परपेंडिकुलर क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वेव फ्रंट को क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे, यानी कि उसको हम रंगाई करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेट्स पी ओ इक्वल टू पी, यहाँ हम लोग देखते हैं पी ओ, यहाँ जो पी ओ है वो इक्वल टू क्या है, पी के बराबर है। ठीक है, पी ओ, पी से ओ की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग पी मान लेते हैं। ठीक है, द पॉइंट ओ इज कॉल्ड द पोल ऑफ द वेव फ्रंट क्रॉसपॉन्डिंग टू पी। जो पी होता है, सॉरी जो ओ होता है वो क्या होता है, वेव फ्रंट का क्या होता है, वो पोल होता है। ठीक है,
और जो क्रोस्पॉन्डिंग किसके क्रोस्पॉन्डिंग होता है, पी के, जो हम लोग डिस्टेंस पी ले रहे हैं उसी के क्रोस्पॉन्डिंग जो ओ है वो क्या है, पोल है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। लेट अस ड्रॉ विथ पी एज सेंटर एज रेड आई p plus lambda by 2 comma p plus 2 lambda by 2 comma p plus 3 lambda by 2 etc a series of s pair। that means अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, p जो सेंटर क्या है, सेंटर है और p के साथ में दोनों को, और जो रेड आई है जो उसका क्या होती है, रेडियस होती है, वो p प्लस लैम्डा बाई 2 होती है, p प्लस 2 लैम्डा बाई 2 होती है, प्लस कॉमा p प्लस 3 लैम्डा बाई 2 होती है। प्रत्येक सीरीज के लिए यही बात है। ठीक है, उसका ये जो नंबर वाला सिस्टम है, जितना सीरीज बढ़ेगी ये नंबर बढ़ते जाएगी। ठीक है, द एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्किल इज कॉल्ड द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। ठीक है, जो फर्स्ट सर्किल का जो एरिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन बोलते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, जो फर्स्ट सर्किल है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन बोलते हैं। इसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है, p प्लस एन लैम्डा बाई 2 होता है, जहाँ n क्या है, नंबर है। जैसे जैसे इसका क्या बढ़ेगी, स्पेयर बढ़ेगी, वैसे वैसे इसका जो क्या होता है, n बढ़ती जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। The annual area between the first circle and the second circle is called the second half period zone। जो फर्स्ट सर्किल और सेकेंड सर्किल के बीच की जो एनुअल एरिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड हाफ पीरियड जोन। उसके क्या बोलते हैं, सेकेंड हाफ पीरियड जोन। यहाँ देख सकते हैं, जो फर्स्ट सर्किल और सेकेंड सर्किल के बीच की जो एरिया होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड हाफ पीरियड जोन। ठीक है, जिसका रेडियाई कितना होता है, p प्लस n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सेकेंड हाफ पीरियड जोन कहते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे हम लोग करते जाएंगे, कहते जाएंगे। ठीक है, दस द एनुलर एरिया बिटवीन n माइनस 1th सर्किल एंड nth सर्किल इज द nth हाफ पीरियड जोन। इस प्रकार क्या होता है, जब एनुअल एरिया n माइनस 1th और क्या होता है, nth का जो सर्किल होता है, एरिया होता है, उसके हम लोग क्या बोलते हैं, nth हाफ पीरियड जोन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग nth हाफ पीरियड जोन बोलते हैं। यहाँ से हम लोग n1 n2 ऐसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इसके एरिया ऑफ ए जोन। ठीक है, एरिया ऑफ ए जोन, जोन का जो एरिया होता है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं द एरिया ऑफ द nth जोन। ठीक है, nth जोन के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, यही ना है nth जोन। ठीक है, nth जोन यही है। ठीक है, इस जोन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। अब देखते हैं, पाई ओ एम एन स्क्वायर माइनस पाई ओ एम एन माइनस 1 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जब हम nth जोन के लिए एरिया फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पाई ले लेंगे। एरिया के लिए क्या आती है, सरफेस, सर्कुलर एरिया के लिए हम लोग पाई लेते हैं। अब यहाँ देखिए ओ एम एन, यहाँ क्या है, ओ एम एन यहाँ पर। ठीक है, ओ एम एन स्क्वायर माइनस पाई ओ एम एन एम माइनस एन, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें पाई ले लेते हैं और क्या करते हैं, ओ, फिर से ओ एम एन माइनस 1 के स्क्वायर। ठीक है, जब इसमें से, ठीक है, जब हम पाई ओ एम एन स्क्वायर में से जब हम पाई ओ एम एन माइनस 1 स्क्वायर जब घटाएंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग nth जोन का जो एरिया होता है वो पाएंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर पाई को क्या लेते हैं, हम लोग कॉमन लेते हैं। पाई को हम लोग क्या कॉमन लेते हैं। अब इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। ठीक है, पाई हम लोग यहाँ कॉमन लिए, पी एम एन स्क्वायर माइनस पी ओ स्क्वायर। यहाँ देखो पी एम एन, यहाँ पर क्या है, पी एम एन के स्क्वायर माइनस पी ओ के स्क्वायर माइनस पी ओ के स्क्वायर। हम जानते हैं कि जब इस डिस्टेंस को निकालनी होती है, ठीक है, इस डिस्टेंस को निकालनी होती है तो क्या होता है, उसका हाइपोटेन्यूस और बेस में क्या होता है, माइनस होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो हाइपोटेनियस है, ठीक है, उसमें से हम लोग बेस को घटाएंगे तो हमारा ये वाला पार्ट्स निकल जाएगी। और हम ऑलरेडी क्या निकाल रहे हैं, nth के लिए निकाल रहे हैं, तो nth के लिए हम लोग इस फॉर्म को लाइज करेंगे। आगे देखेंगे हम लोग इस फॉर्म के लिए पाई, तो यहाँ ऑलरेडी क्या है, कॉमन है, पी एम एन माइनस 1 के स्क्वायर माइनस पी ओ के स्क्वायर। सेम इसी की तरह क्या है,
हाइपोटेन्यूस में से हम लोग बेस को घटाएंगे तो हमको ये वाली भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब आगे देखते हैं हम लोग जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है उसको अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पाई ऑलरेडी कॉमन है, p प्लस एन लैम्डा बाई 2। ठीक है, यहाँ जो इसकी वैल्यू है, यहाँ इसकी वैल्यू है, हम लोग देख सकते हैं पी एम एन स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है p प्लस एन लैम्डा बाई 2 है ना। तो हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे p प्लस एन लैम्डा बाई 2 के होल स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर था तो हम लोग यहाँ भी होल स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ क्या है, ओ पी स्क्वायर, तो ओ पी के स्क्वायर में क्या है, इसका डिस्टेंस p है, ओ पी का वैल्यू कितना था, p था, तो हम लोग p का स्क्वायर कर देंगे, माइनस सेम इसी तरह p n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर n की जगह क्या है, n माइनस 1 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं p प्लस एन, सॉरी यहाँ पर p प्लस एन माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग ये पाई को कॉमन लेते हैं। जब इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग पाएंगे पी एन लैम्डा प्लस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 4 माइनस पी एन माइनस 1 लैम्डा माइनस एन माइनस 1 के होल स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर बाई 4। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद में हम लोग ये पाएंगे। ठीक है, इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे और उसके बाद में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद में हम लोग ये सारी जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे पाई p लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर 4 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या कर लिए हैं हम लोग, p लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर 4 इसको भी कॉमन कर लिए, यहाँ तो पाई कॉमन है ही। अब इसको भी हम लोग क्या करिए, p लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर 4 को भी यहाँ कॉमन कर लिए। तो जब यहाँ से p प्लस लैम्डा स्क्वायर 4 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ n स्क्वायर बचेगा। ठीक है, n स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ n माइनस 1 के होल स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे पाई इक्वल टू पी लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर 4 इंटू 2n माइनस 1। अब जब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देखेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाती है, 2n माइनस 1। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो n स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगी, तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगी, n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी और n जो है वो 2 टाइम्स आती है, और माइनस माइनस यहाँ पर एक माइनस में प्लस, यहाँ पर एक प्लस में आएगी 1 और एक माइनस में आएगी, तो कटने के बाद में कैलकुलेशन करने के बाद में 2n माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगी, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, सिंस p वेरी वेरी लेस देन लैम्डा, द लैम्डा स्क्वायर टर्म्स कैन बी इग्नोर एज कम्पेयर टू p लैम्डा इन अबव। यहाँ पर ऊपर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जो p है वो लैम्डा से बहुत बहुत छोटी है, इस लैम्डा स्क्वायर को हम लोग इग्नोर करते हैं, किसके कंपेयर में, लैम्डा p लैम्डा के कंपेयर में। ठीक है, ऊपर हम लोग ऐसा देखते हैं, देन एरिया ऑफ द जोन इज पाई p लैम्डा, तब हम लोग क्या, इसका एरिया जो है वो पाई p लैम्डा अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसका जो एरिया है, ठीक है, उस जोन का जो एरिया है वही एक अप्रोक्सीमेटली पाएंगे। ठीक है, पाई p लैम्डा that is the area of each zone is approximately the same। अब जो एरिया जो है वो प्रत्येक जोन के लिए अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगी, पाई p लैम्डा। ठीक है, यही क्या आएगी, उस सभी जोन के लिए अप्रोक्सीमेटली जो एरिया है वही आएगी। वाइल, अब हम लोग आगे देखेंगे, वाइल more accurately it increased slightly with n, further the average distance of the nth zone from p is। अब हम लोग देखेंगे जो nth जोन का जो एवरेज डिस्टेंस है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या है, एवरेज डिस्टेंस को भी हम लोग निकालते हैं। वाइल, जबकि मोर एक्यूरेटली इज इंक्रीज स्लाइटली विथ n, जब n के साथ मतलब n के साथ में इंक्रीज होती है, स्लाइटली इंक्रीज होती है, स्लाइट तो क्या होती है, फर्दर एवरेज डिस्टेंस जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है, जिसको हम लोग p से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ p इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, p प्लस एन लैम्डा बाई 2 इंटू क्या बोलते हैं इसको, कोस्ट प्लस p प्लस एन माइनस 1 लैम्डा बाई 2 अपन 2, क्योंकि यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं। अब जब इस सभी के बीच में भी हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, p प्लस
2n-1 λ/4, यही क्या होती है, एवरेज डिस्टेंस होती है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोलते हैं। अब हम लोग एम्पलीट्यूड ड्यू टू जोन का जो जोन के कारण जो एम्पलीट्यूड होता है वो हम लोग समझेंगे। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस एट P ड्यू टू ए जोन इज, अब जोन के कारण, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द जोन। ठीक है, एरिया ऑफ जोन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एरिया ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ जोन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब एरिया बढ़ेगी तो क्या होगी, एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगी। यहाँ पर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द जोन फ्रॉम P। ठीक है, जो P से जो जोन का डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस है, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बढ़ेगी तो यहाँ जो एम्पलीट्यूड है वो घटेगी। ठीक है, थर्ड में हम लोग देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द obliquity factor 1 plus cos theta, where theta is the angle between the normal to the zone and the line joining to the zone। देखो, अब यहाँ हम लोग देखेंगे वो ऑब्लिक्विटी फैक्टर जो एम्पलीट्यूड होता है वो ऑब्लिक्विटी फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ऑब्लिक्विटी फैक्टर 1 प्लस कोस थीटा को हम लोग लिखते हैं, जहाँ थीटा क्या होती है, दो जोन के बीच की क्या होती है, एंगल होती है। यहाँ जो जोन है वो क्या है, नॉर्मल जोन और लाइन ज्वाइनिंग जोन के बीच के जो जोन के बीच की जो होती है ना, उसी का कोण होता है, एंगल होता है थीटा। ठीक है, अब आगे हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखते हैं, इसलिए एम्पलीट्यूड ड्यू टू द nth जोन। अब nth जोन के कारण जो एम्पलीट्यूड है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो बातें हम लोग यहाँ पर समझे हैं उसी बातों को हम लोग यहाँ पर लिख कर समझेंगे। जो एम्पलीट्यूड होता है nth जोन का, Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को होता है पाई, यहाँ पर क्या है, P लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर 4 2n-1, ये क्या है आपका एरिया ऑफ जोन है। ठीक है, ये एरिया ऑफ जोन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ऑब्लिक्विटी फैक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही जो वैल्यू है वो डिस्टेंस की वैल्यू है। और यहाँ जो थीटा है वो थीटा क्या है, इन दोनों के बीच की एंगल है। क्या है, नॉर्मल जोन और लाइन ज्वाइनिंग जोन P से जो लाइन ज्वाइनिंग जोन होती है उन दोनों बीच की एंगल है। आगे हम लोग देखेंगे Rn इक्वल टू पाई लैम्डा 1 प्लस कोस थीटा n। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये गलती से लिखा गई है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू आई है, ठीक है, यहाँ पर क्या किया है हम लोग, इसको साइड कर दिए हैं। इसको साइड प्रोपोर्शनल हटने के बाद में इक्वल आ जाती है, और इसको इक्वल को जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद में हम लोग यहाँ पाते हैं पाई लैम्डा इंटू 1 प्लस कोस थीटा n। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नाउ एज द ऑर्डर ऑफ द जोन के, अब हम जोन के ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे। n इंक्रीज, थीटा n इंक्रीजेज एंड कोस थीटा n डिक्रीजेज। देखो यहाँ पर क्या होती है, जोन के ऑर्डर के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो उसमें जो n होती है वो भी इंक्रीज होती है और थीटा n भी इंक्रीज होती है और कोस थीटा n डिक्रीज होती है। क्या होती है, कोस थीटा n डिक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ तो एंगल तो बढ़ती है बट कोस थीटा n क्या होती है, डिक्रीज होती है। देयरफॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट P ड्यू टू ए जोन डिक्रीजेज एज द ऑर्डर ऑफ द जोन इंक्रीजेज। यानी कि जैसे जैसे जोन का ऑर्डर बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे जोन का ऑर्डर बढ़ेगी वैसे वैसे जोन डिक्रीज, वैसे वैसे जोन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। देयरफॉर द एम्पलीट्यूड, देयरफॉर यहाँ हम लोग फिर से देख सकते हैं, देयरफॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट ए P ड्यू टू ए जोन डिक्रीजेज। यानी कि जो एम्पलीट्यूड होता है, जोन का एम्पलीट्यूड होता है वो डिक्रीजेज होता है जब क्या होती है, ऑर्डर, जो जोन का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, जोन का जो ऑर्डर होता है वो जैसे जैसे बढ़ेगी उसका एम्पलीट्यूड वैसे ही क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है,
In Fresnel diffraction, either the source or the point of observation or both are at finite distance from the aperture or the obstacle causing diffractions. Fresnel diffraction में जो सोर्स होती है और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है वो एक साथ क्या होती है, फाइनाइट डिस्टेंस पे होती है। किससे? अपार्चर और ऑब्स्टेकल से, डिफ्रेक्शन के कारण। द पैटर्न कैन बी इजली सीन विथ नेक्ड आई और विथ द हेल्प ऑफ मैग्नीफायर। जो डिफ्रेक्शन के बाद जो पैटर्न बनती है तो उसको हम लोग नंगी आँखों से देख सकते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन में, या उसको हम लोग मैग्नीफायर के हेल्प से भी देख सकते हैं। द वेव फ्रंट प्रोड्यूसिंग द डिफ्रेक्शन इन दिस केस आर डाइवर्जेंट एंड हेंस द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इन इट्स एक्सप्लेनेशन इज कॉम्प्लिकेटेड। जो वेव फ्रंट होता है वो डिफ्रेक्शन डाइवर्जेंट, इस केस में डाइवर्जेंट डिफ्रेक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसके कारण इसका जो मैथमेटिकली ट्रीटमेंट जो है, मैथमेटिकली इसका एक्सप्लेनेशन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। Now, in Fraunhofer diffraction, the source of light and the screen at which the pattern is observed are effectively at infinite distance from the aperture or the obstacle causing diffraction. फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन में जो सोर्स ऑफ लाइट होता है और जहाँ पर हम लोग उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं वो इफ़ेक्टिवली क्या होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है अपार्चर और ऑब्स्टेकल से डिफ्रेक्शन के कारण। इसका मतलब जो क्या होती है, अपार्चर और ऑब्स्टेकल होती है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होती है, ऑब्जर्वर भी क्या होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होती है। किससे? अपार्चर और ऑब्स्टेकल से। ओके, इन प्रैक्टिस इट इज अचीव्ड बाय मेकिंग लाइट फ्रॉम सोर्स पैरेलल विथ द हेल्प ऑफ ए लेंस एंड फोकसिंग इट एन ए स्क्रीन विथ अनदर लेंस प्लेस्ड बिहाइंड द डिफ्रेक्शंस ऑब्जेक्ट। जो लाइट का जो सोर्स होता है उसके पैरेलल क्या होती है, लाइट आती है, और इसको फोकसिंग करने के लिए एक लेंस हम लोग लगाते हैं, और जो लेंस हम लोग जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पर पैटर्न को पाते हैं और उसको हम लोग एक और लेंस के द्वारा, ठीक है, डिफ्रेक्शन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग उसको लगाते हैं। ठीक है, द मैथमेटिकली ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इन दिस एक्सप्लेनेशंस ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन इज रिलेटिवली सिंपलर। इस केस में फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन में जो मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन का वो ईज़िली होता है, वो इजी होता है। किससे? फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन से इजी होता है। ठीक है, आई होप इस वीडियो में आप हाफ पीरियड जोन के बारे में और फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन के बारे में अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।